नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 के लिए भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये भाग 3 है। इससे पहले भाग 1 और 2 अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें आप अवश्य देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है थाल घाट, उसके बाद भोर घाट, फिर पाल घाट। दूसरा ऑप्शन दे रखा है थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। तीसरा ऑप्शन रखा है पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट। चौथा ऑप्शन रखा है भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट आएगा उत्तर से दक्षिण की ओर जब चलेंगे। देखिए, आइए इसको मैप में समझते हैं। देखिए, ये है मैप, ये है प्रायद्वीपीय भारत। तो इसमें जो दर्रे दिए हुए हैं, इसमें पहले आएगा महाराष्ट्र में ही ये दोनों दर्रे हैं थाल घाट। देखिए, जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे, उत्तर से दक्षिण की, इधर उत्तर पड़ेगा, उत्तर, इधर है आपका दक्षिण। तो हम जब उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो पहले पड़ जाएगा थाल घाट, ये आप देख रहे हैं ना, थाल घाट। फिर उसके बाद में आपका दूसरे नंबर पर आएगा भोर घाट, ये भोर घाट दर्रा, ये दोनों ही महाराष्ट्र में हैं। उसके बाद में आप इधर आ जाएंगे केरल में, तो केरल में पहला दर्रा पड़ेगा आपको उत्तर से जब दक्षिण की ओर चलेंगे तो पाल घाट आ जाएगा। ठीक है, तो पाल घाट, उसके बाद है सेनकोट्टा दर्रा। ठीक है, सेनकोट्टा दर्रा। अगर हम इसे दक्षिण की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएं तो पहले सेनकोट्टा आएगा, फिर पाल घाट आएगा, फिर भोर घाट आएगा, फिर थाल घाट आएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर हमको पहले मिलेगा थाल घाट। तो थाल घाट के बाद भोर घाट, भोर घाट के बाद आप इधर आ जाएंगे तो पाल घाट आएगा, फिर आएगा सेनकोट्टा दर्रा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, ताप्ती। दूसरा है विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती। तीसरा ऑप्शन है नर्मदा, विंध्याचल, ताप्ती, सतपुड़ा। चौथा ऑप्शन रखा है विंध्याचल, ताप्ती, नर्मदा, सतपुड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विंध्याचल, फिर नर्मदा, सतपुड़ा और फिर ताप्ती आएगा। आइए इसको मैप में समझते हैं। यह है भारत का मैप। देखिए, इसमें समझते हैं इन श्रेणियों को। तो देखिए, इसमें मैप में दिख रहा होगा आपको, ये है विंध्याचल श्रेणी, उसके बाद में ये है सतपुड़ा की श्रेणियाँ, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या है, विंध्याचल है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, फिर नर्मदा और ताप्ती 2 और नाम दिए हुए हैं। तो देखिए, ये जो विंध्याचल श्रेणी है, उसके बाद में सतपुड़ा श्रेणी है, फिर नीलगिरी है, लेकिन बीच में हमारे पास जो नर्मदा और ताप्ती है, तो देखिए जो विंध्याचल श्रेणी है उसके बाद में आएगा नर्मदा। चूँकि ये सतपुड़ा की जो श्रेणियाँ हैं, ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, इनके उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, ये नर्मदा नदी, और दक्षिण में इसके बहती है ताप्ती नदी। यानी कि कभी ये भी पूछा जाता है प्रश्न, जो है सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, वो किन नदियों के बीच में स्थित हैं, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित हैं। तो इसलिए विंध्याचल के बाद नर्मदा आ जाएगा, फिर सतपुड़ा आएगा, फिर ताप्ती आएगा, फिर नीलगिरी आएगा। तो इसमें हमें उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा गया है, तो उत्तर से, यानी कि उत्तर ये उधर हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले जो श्रेणियाँ पड़ेंगी, पर्वत श्रेणियाँ, वो पड़ेंगी विंध्याचल श्रेणी। इसमें ऑप्शन में जो दिए हुए हैं, तो विंध्याचल के बाद में सतपुड़ा श्रेणी पड़ेंगी, लेकिन नर्मदा नदी जो है वो बीच में है, और उसके बाद में ताप्ती उसके बाद में है, सतपुड़ा के दक्षिण में। तो सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा और विंध्याचल, फिर सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी है, और उसके बाद में ये तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तो बहुत इधर है दक्षिण में। तो इस तरीके से इनका क्रम जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है लघु हिमालय श्रेणी, दूसरा है उप हिमालय श्रेणी, तीसरा ऑप्शन रखा है महान हिमालय श्रेणी, चौथा ऑप्शन है ट्रांस हिमालय श्रेणी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लघु हिमालय श्रेणी जो है ये सर्वाधिक चौड़ी है। देखिए, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये है 80 से 100 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई है। वहीं जो उप हिमालय दे रखा है, इसकी चौड़ाई जो है 15 से 30 किलोमीटर है, 15 से 30 किलोमीटर, ये शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। और ये है महान हिमालय, यानी कि बृहद हिमालय, इसकी चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर है। और आता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की चौड़ाई जो है लगभग 40 किलोमीटर है। तो इसमें जो सर्वाधिक जो चौड़ी श्रेणी है वो है लघु हिमालय की श्रेणी, यानी कि जो 80 से 100 के बीच में है।
आइए मैप के माध्यम से हिमालय की श्रेणियों को समझते हैं। देखिए हिमालय का जो विस्तार है वो इस तरीके से है, ये सबसे ऊंची चोटी, फिर उसके बाद में ये चोटियाँ इसी तरीके से चली गई, ये धरातल है। आप देखिए हिमालय का जो विस्तार है, अभी इधर हम मानते हैं ये है दक्षिण और ये इधर वाला भाग जो है उत्तर, ये छोर जो है उत्तर है। देखिए इसमें मैप में ये जगह देख रहे हैं ना, तो इसके जो इधर का है ये उत्तर का है और इधर वाला जो है ये दक्षिण का क्षेत्र जाएगा। तो ये हमारा, हालांकि ये बहुत लंबी लाइन मैंने खींच दी है, इतना नहीं है विस्तार यहाँ तक। तो इधर की तरफ हम जाएंगे, एक समझने के लिए है, तो ये दक्षिण का भाग हो जाएगा। उधर की तरफ जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये उत्तर का भाग है। तो इस पर्वत को आप देख रहे हैं, यही हिमालय का विस्तार है। तो इसमें जो आप सबसे ऊँचा भाग देख रहे हैं ये वाला, इसको हम बोलते हैं बृहद हिमालय, इसको बोलते हैं बृहद हिमालय या इसको महान हिमालय बोलते हैं। और इधर जो ढाल आप देख रहे हैं, इधर जो चला गया है ढाल, ये ढलान वाला, इधर जो भी जो हिमालय पड़ता है इसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ये हमारा ट्रांस हिमालय हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आते हैं तो इधर में जो पहली श्रेणी पड़ती है बृहद हिमालय के बाद में ये वाली जो श्रेणी पड़ती है, ये हिमालय की श्रेणी है, इसको बोलते हैं मध्य हिमालय। क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसको लघु या मध्य हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, तो ये इसके बाद में दूसरी श्रेणी आप देख रहे हैं, ये वाली श्रेणी यानी तीसरी श्रेणी, ये वाली श्रेणी जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम उप हिमालय, उप या इसको शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी क्या बोलते हैं? इसको शिवालिक श्रेणी। आप देखो इसको समझते, देखिए इस तरीके से इसका विस्तार है। तो जो बृहद हिमालय है ये वाला भाग जो है, ये इसके इधर वाला जो भाग होता है, ये ढलान जो है वो ट्रांस हिमालय बोला जाएगा पूरा। इसमें लद्दाख की श्रेणियां हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी है, कैलाश घाटी है, तिब्बत का पठार है और ये चला जाएगा कुनलुन की ढाल तक। ठीक है, वहाँ तक ये चला जाएगा। अब इधर जो आता है, इधर वाला जो भाग है, ये भाग जो इधर की तरफ चलता है हमारे, ये है दक्षिण यानी भारत की तरफ। तो भारत की तरफ ये इसमें जो है कौन कौन से आएंगे, जैसे इसमें पहला आएगा आप जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, और उसके बाद में फिर आएगा उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो इस तरीके से ये भाग इसमें पड़ेंगे। तो इतने जो डायग्राम मैंने बनाया है, इससे आपको समझ में आ गया हो कि बृहद हिमालय ये सबसे ऊंचा भाग जो है, इसमें ये जो दिख रहा है आपका, ये बृहद हिमालय का है। ठीक है, अब उसके बाद में जो उधर की तरफ, उत्तर की तरफ हो जाता है, जिधर हमारा मतलब ये तिब्बत का पठार आता है, जो लद्दाख की श्रेणियाँ हैं, और उसमें लद्दाख की श्रेणियों में काराकोरम जो श्रेणी है वो भी सब ट्रांस हिमालय में आएंगे। काराकोरम जो श्रेणियाँ हैं ये भी उसमें ट्रांस हिमालय में आएंगी। ठीक है, कौन कौन सी? लद्दाख श्रेणियाँ, काराकोरम श्रेणियाँ और जास्कर की श्रेणियाँ जो हैं ये सब ट्रांस हिमालय में आएंगी। उसके बाद में जो बृहद हिमालय है हमारा, ये जो बीच में आप ऊंचा भाग देख रहे हो, ये बृहद हिमालय है। तो इस बृहद हिमालय में कौन कौन से भाग आएंगे? देखिए बृहद हिमालय जो है, इसमें जो मकालू है, नंदा देवी पर्वत है, और ये आप देख रहे हैं जो बद्रीनाथ धाम है, त्रिशूल है, नीलकंठ है, केदारनाथ है, गंगा और यमुना का जो उद्गम है, ये सब इसमें बृहद हिमालय में आएंगे। और इसी में जो दर्रे आएंगे कौन कौन से? कश्मीर में बुर्जिल दर्रा है, जोजिला दर्रा है, और हिमाचल प्रदेश का जो बड़लाचला दर्रा है, सिपकीला दर्रा है, उत्तराखंड में जो नीति है, लिपुलेख दर्रा है, सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा है, ये सब आएंगे बृहद हिमालय में। अब इधर देखिए जो आता है मध्य हिमालय, ये वाला भाग जो मध्य हिमालय यानी कि लघु हिमालय इसको बोलते हैं। तो इसमें आएंगी जो पर्वत श्रेणियाँ, पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में, और इसका हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक है। और इसमें पीर पंजाल श्रेणी, बनिहाल दर्रा, धौलाधार श्रेणी, ये सब इसी श्रेणी में आती हैं। तो पीर पंजाल है और धौलाधार श्रेणी है, बनिहाल दर्रा है, ये सब इसी भाग में आते हैं। कौन से भाग में? मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। उसके बाद में आता है शिवालिक। देखिए ये वाला भाग, तो शिवालिक वाला ये भाग है, ये हिमालय की जो शिवालिक हिमालय, हिमालय की नवीनतम श्रेणी इसको बोलते हैं। सबसे नवीन यही श्रेणी है शिवालिक श्रेणी। तो इसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? देखिए इसमें इसको जो गिरिपाद होता है, हिमालय का जो गिरिपाद होता है, मतलब फूट हिल है, इसमें भावर क्षेत्र यहाँ पर आता है, वो आगे मैं आपको समझाऊँगा। तो इसमें जो शिवालिक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। अब बृहद हिमालय, तो अब इसमें देखिए और समझते हैं इसको थोड़ा सा। इसमें आप जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसके माध्यम से आपने जो श्रेणियां हैं, कौन कौन सी श्रेणियां? ट्रांस हिमालय है, उसके बाद में बृहद हिमालय है, फिर है आपका
लघु या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी। तो इसमें जो श्रेणियाँ किस तरीके से हैं, अभी तो मैंने पर्वत पूरा विस्तृत समझा दिया आपको डायग्राम से। अब इसमें कौन सी कैसे बनेगी, तो ये इस तरीके से श्रेणियाँ हैं जो इस तरीके से ये आती हैं आपकी ट्रांस हिमालय की। फिर उसके बाद में जो बृहद हिमालय है वो इस तरीके से आएगा, बृहद हिमालय। फिर आएगा आपका लघु या मध्य हिमालय, ये आगे चल के इसी मध्य हिमालय में शामिल हो गया। फिर उसके बाद में ये शिवालिक की श्रेणियाँ आती हैं। तो ये 4 श्रेणियाँ हैं और ये शिवालिक की श्रेणियाँ इस तरीके से आती हैं। ये जाता है पूरा यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक, और इसी में जो मध्य हिमालय था, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, इसी में ये जो बृहद हिमालय में ये आगे चल के शामिल हो जाता है, मतलब इसके साथ में ये आगे बढ़ता है। तो ये 4 श्रेणियाँ जो हैं इस तरीके से यहाँ पर विस्तृत है, पूरा हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, तो चौड़ाई भी समझ में आ गई, और इसमें जो इस तरीके से जो श्रेणियाँ दे रखी हैं इसमें और जान लेते हैं। देखिए ये जो ट्रांस हिमालय है, ये जो पूरा पहले जो मैंने समझाया था ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय जो है ये सबसे पुराना है। ट्रांस हिमालय जो है ये सबसे पुराना है। इसका जो युग है पहला युग है, माने पहले चरण में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद में जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय, तो इसका निर्माण जो है मतलब सेकेंड युग में, यानी कि जो चरण था, द्वितीय चरण था, उसमें हुआ है। उसके बाद आता है लघु हिमालय, तो लघु हिमालय जो है या मध्य हिमालय, तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसका निर्माण जो है वो तृतीय चरण में हुआ है। उसके बाद में जो शिवालिक है, इसको निर्माण जो है शिवालिक का ये चतुर्थ चरण में हुआ है, इसीलिए इसको नवीनतम श्रेणी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पुराना इसमें हो जाएगा ट्रांस हिमालय, उसके बाद में बृहद हिमालय, फिर जो है लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो ठीक है, इस तरीके से ये। अब देखिए इसमें जो लघु, पहले जो ट्रांस हिमालय में मैंने बता दिया काराकोरम, यहाँ जो काराकोरम श्रेणी है उसमें काराकोरम श्रेणियाँ हैं, लद्दाख श्रेणियाँ हैं और जास्कर श्रेणियाँ हैं, ये आती हैं ट्रांस हिमालय में। किस में आती हैं? ट्रांस हिमालय में। देखिए ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी आती हैं, तो ट्रांस हिमालय में हमारे पास आती हैं कौन कौन सी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी जो है इसमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, देखिए जो जास्कर श्रेणियाँ हैं और जो लद्दाख श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है, तो काराकोरम श्रेणी जो होती है ट्रांस हिमालय में आती है, काराकोरम। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, ये भारत में स्थित है। K2 जो है K2 गार्डविन आस्टिन, ये सबसे ऊंची भारत की चोटी है। ठीक है, अब देखिए K2 गार्डविन जो है सबसे ऊंची भारत की चोटी है, तो आप इसको समझ सकते हैं ये कहाँ है, तो ये है काराकोरम श्रेणियों में स्थित, और ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद में आप इसको देखें, ये लद्दाख श्रेणी, तो लद्दाख श्रेणी है इसमें, लद्दाख श्रेणी, तो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? राकापोशी, ये सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में है आपका जास्कर, तो जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है नंगा पर्वत, ये है नंगा पर्वत। ठीक है, तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से बनती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा पंजाब हिमालय में, दूसरा है कुमाई हिमालय में, तीसरा ऑप्शन रखा है नेपाल हिमालय में, चौथा ऑप्शन है असम हिमालय में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये नेपाल हिमालय में स्थित है। आपको बता दें नेपाल हिमालय में चूँकि एवरेस्ट की बात हो रही है, सबसे ऊंचा जो हिमालय का भाग है, यानी कि जो चोटी है वो कौन सी है? ये है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। ठीक है, तो ये सबसे ऊंची चोटी जो है ये किस में स्थित है? ये नेपाल हिमालय में स्थित है। अब देखिए ये पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाई हिमालय, असम हिमालय क्या है, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए ये है आपका मैप, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिखाया गया ये है माउंट एवरेस्ट है, ये एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई जो है यहाँ पर 8,848 मीटर है। ये सबसे ऊंचा पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें जो नेपाल हिमालय
और पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, ये क्या चीज़ें हैं तो इनको समझ लेते हैं। देखिए ये इनके नदियों के अगर भाग करें तो यहाँ पर देखो, ये जो आप मैप में देख रहे हैं तो यहाँ पर इसमें मैप में अगर हम यहाँ पर एक सिंधु नदी, यहाँ पर ये सिंधु नदी कर दें, उसके बाद में आप सतलुज नदी, यहाँ पर ये सतलुज नदी का अगर उद्गम दिखा दें, ये सतलुज नदी है, और ये आपका फिर काली नदी है, तो काली नदी इसको इस तरीके से दिखा दें। फिर तीस्ता नदी, तीस्ता नदी के बाद में हम ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ दिखा दें, ठीक है। तो ये नदियाँ जो हैं इन्होंने जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है उसको विभाजित कर रखा है। तो पहला जो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है इसमें हमारा कौन सा पड़ेगा, इसमें हमारा पड़ेगा, इसमें आएगा हमारा पंजाब हिमालय। कौन सा? पंजाब हिमालय, या उसको हम बोलेंगे कश्मीर हिमालय। क्या बोलेंगे? पंजाब हिमालय, या हम उसको बोलेंगे कश्मीर हिमालय, ठीक है। इसमें ये आएगा। फिर उसके बाद में जो सतलुज नदी है, ये वाली नदी, ये वाली नदी और ये काली नदी है, इसके बीच का जो ये भाग होगा ये बोला जाएगा कुमायूं हिमालय, ठीक है। कौन सा? कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय बोला जाएगा। उसके बाद में जो काली नदी और तीस्ता नदी, ये तीस्ता नदी है, देखिए ये है सिंधु, आप इसको थोड़ा सिंबल दे देते हैं, ये है सिंधु नदी, ये सतलुज को हम ST लिख देते हैं, और ये है आपकी काली नदी तो ये K है, और उसके बाद में तीस्ता है तो ये तीस्ता T लिख देते हैं हम। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ब्रह्मपुत्र है तो ये B हम लिख देते, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। तो आप देखिए इनके जो पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलुज नदी के बीच में पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय इसका हिस्सा है, ये जो कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक है, ठीक है। अब उसके बाद में जो कुमायूं हिमालय है ये उत्तराखंड से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है हालांकि, लेकिन ये जो है इसका हिस्सा जो है ये ज़्यादातर जो है हिमालय उत्तराखंड में है, कुमायूं हिमालय का, ठीक है। ये जो श्रेणी है पहली तो अरुणाचल प्रदेश तक है, लेकिन इसको जो नदी बांटती है ये क्या नाम इसका, जो काली नदी है तो इसको बांट देती है, इसको सतलुज और कुमायूं के बीच का सतलुज और काली नदी के बीच का हिस्सा जो है वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जो काली नदी है और उसके बाद तीस्ता नदी है, तो तीस्ता और काली नदी के बाद में ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा जो है ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा नेपाल हिमालय। ये क्या कहलाएगा? नेपाल हिमालय, पूरा का पूरा इसमें नेपाल आ जाता है, ठीक है। ये नेपाल हिमालय कहलाएगा। और उसके बाद तीस्ता और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये वाला क्षेत्र जो है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा बोला जाएगा असम हिमालय। क्या बोला जाएगा? ये असम हिमालय है, ठीक है। तो इसका इस तरीके से माने पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो विभाजन इनका हुआ है तो पश्चिम में पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय, यानी पूरब की तरफ जाएंगे, या पूरब से पश्चिम की तरफ होगा तो पूरब में असम हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर पंजाब हिमालय आएगा। अब देखिए जो पंजाब हिमालय है, ये जो आप देख रहे हैं ना पंजाब हिमालय, इसमें या कश्मीर हिमालय हम बोले हैं इसको, जो पंजाब हिमालय है या कश्मीर हिमालय है, तो इसमें क्या है, ये इसमें पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, धौला धार श्रेणियाँ, ये सारी श्रेणियाँ जो हैं इसमें आती हैं पूरी पंजाब वाले में या कश्मीर हिमालय में। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय में कौन कौन है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, नंदा देवी, ये सब है। फूलों की घाटी बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी जो कहाँ है? फूलों की घाटी जो है वो कुमायूं हिमालय में है स्थित है, ठीक है, कुमायूं हिमालय में। अब देखिए इसके बाद जो आपका है नेपाल हिमालय, तो नेपाल में कौन कौन सी हैं? कंचनजंगा है, मकालू है, एवरेस्ट है, ये सब कहाँ है? नेपाल हिमालय में। और उसके बाद में दे रखा है जो असम हिमालय, यानी कि इसमें कौन है? नामचा बारवा है, डल्फा पहाड़ियाँ हैं असम में, तो ये सब किस में आती हैं? असम हिमालय में। तो इस तरीके से इनको इस बांटा गया है। अब ये प्रश्न था इसमें जो मतलब सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, तो सबसे ऊंची चोटी नेपाल हिमालय में आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, धौलाधार पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन देखा कश्मीर, दूसरा है असम, तीसरा ऑप्शन देखा उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा चौखंजा, दूसरा है धौलागिरी, तीसरा है नंदा देवी और चौथा ऑप्शन रखा त्रिशूल। देखिए अभी मैंने आपको बताया कौन सी है उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछा गया है, तो उत्तराखंड हिमालय, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नंदा देवी का पर्वत जो है ये सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा। आइए मैप में समझते हैं। देखिए ये है मैप, तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो पर्वत दिखाया गया है ये नंदा देवी का पर्वत है। नंदा देवी, ये नंदा देवी का पर्वत है और ये सबसे ऊंचा है। आप इसमें देख सकते हैं ये है नेपाल हिमालय में, यानी कि ये सॉरी उत्तराखंड हिमालय में। तो उत्तराखंड ये एरिया पड़ता है आपका यहाँ पर। देखिए ये यहाँ पर हमारे जो भारत में है स्थित है, ये यहाँ पर है और इसको जो है इसकी श्रेणी जो है कौन सी है, ये नंदा देवी पर्वत है, ये है। तो ये नंदा देवी है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भावर पेटी पाई जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा हिमालय घाट में, दूसरा है पश्चिमी घाट में, तीसरा है छोटा नागपुर में, चौथा ऑप्शन रखा तटीय उड़ीसा में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भावर जो पेटी है या भावर क्षेत्र है ये कहाँ पाया जाता है, हिमालय घाट में पाया जाता है। देखिए भावर क्या होता है इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। आइए मैप के माध्यम से समझते हैं, एक चित्र के माध्यम से। ये है चित्र, देखिए इसमें जो हिमालय एक तरफ आप देख रहे हैं, ये चित्र किसी का मुझे मिला है, बहुत अच्छा है समझने के लिए। देखिए ये जो हिमालय, महान हिमालय या बृहद हिमालय, उसके बाद में ये लघु हिमालय श्रेणियाँ दे रखी हैं, फिर शिवालिक की श्रेणियाँ दे रखी हैं। देखिए यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं और उन नदियों का बहाव दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो नदियों का बहाव इस तरीके से इधर चला गया है। तो इसमें आप नदियों का जो बहाव होता है, देखिए नदियों का जो बहाव है माने ढलान से ऊपर से पहाड़ से उतर कर मैदानी क्षेत्र की तरफ जा रही हैं। अब इसमें देखिए नदियों के साथ में पत्थर, कंकड़, बजरी, गिट्टी और इस तरीके से बहुत सारे जो हैं अवसाद इसके साथ आते हैं बह कर के। तो इसमें कौन से आते हैं, जैसे कंकड़ है, पत्थरी है, बजरी है और पत्थर हैं, ये छोटे छोटे ये सब बहाकर लाती हैं नदियाँ। अब नदियाँ देखिए कहाँ तक बहाकर इसको ले जाएंगी, तो जब नदी जा रही है तो जो मोटे कण होते हैं, देखिए जब नदी यहाँ ढाल से ऊपर उतरती है तो ढाल पे तो ये मोटे कण जो होते हैं, जैसे जो पत्थर हैं, बजरी है, कंकड़ है, ये बड़े कण होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते, मैदानी क्षेत्र में इनकी गति जो होती है वो कम हो जाती है। तो जैसे ही ढलान से ये उतरते हैं तो ढलान के पास में ही ये जमा हो जाते हैं। अब देखिए जो शिवालिक की श्रेणियाँ हैं, आप जो मोटे कण हैं तो ये पहले जहाँ से नदियाँ निकलती हैं तो मोटे कणों का जमाव वहाँ पर रहता है, महीन कणों का जमाव दूर तक चला जाता है क्योंकि वो पानी के साथ बह जाते हैं तो दूर तक चले जाते हैं। लेकिन जो मोटे कण होते हैं जैसे कंकड़ है, पत्थर है, बजरी है, ये अधिक दूर तक नहीं जाते। जैसे ही मैदान जो है समतल होता है, मतलब जैसे ही ढलान कम होता है, उनका जो है स्थिर हो जाना निश्चित है, वो स्थिर हो जाते हैं। उनका भार या वजन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो जो जमाव होता है कंकड़ का, बजरी का, गिट्टी का, ये जो जमाव होता है, ये नदियाँ जो बहाकर लाती हैं, ये लाती हैं जस्ट एकदम गिरिपाद होता है, जो मतलब जो बिल्कुल ढलान से उतर कर ही होता है। तो उसके बाद में आगे जो बढ़ते हैं कण, नदियों के साथ में जो आगे बहकर कण जाते हैं वो महीन कण होते हैं, बहुत ही महीन कण होते हैं। रेत है जैसे, इस तरीके से रेत जैसी चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन जो बड़े कण होते हैं वो आगे नहीं बढ़ते, ठीक है ना। तो बड़े कणों का जमाव जो होता है वो बिल्कुल ढलान के पास में होगा। जैसे ही ढलान कम होगा और जो बड़े कण हैं वहीं पर रुक जाएंगे, माने कि जो नदियाँ जहाँ से चलती हैं तो बड़े कण जो होते हैं जैसे गिट्टी, पत्थर, कंकड़, ये बजरी, ये सब कहाँ हैं, ये इनका पहले यही रुक जाते हैं, ये माने ये आगे बहकर नहीं जाते हैं। तो बड़े कण पहले रुक जाएंगे, तो यानी कि ये बड़े कण आप देख रहे हैं इसमें, तो बड़े कणों का जमाव जो है वो यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद में नदियाँ जो अपने साथ महीन कणों को बहाकर आगे ले जाती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है ना। बड़े कण क्यों रुक जाते हैं, क्योंकि भार की वजह से, वजन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे ही ढलान जो है समतल होता है और उनका जो बहाव होता है नदी का वो तो बढ़ता रहता है, बहाव भी कम हो जाता है और ढाल भी कम हो जाता है। तो जो बड़े कण हैं, गिट्टी है, कंकड़ है, बजरी है,
वो वहीं पर जमा हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जो महीन कण वाले हैं जैसे रेत है, ये आगे बढ़ जाती है बहाव में, पानी के बहाव में। अगर बहाव कम भी है तो भी ये पानी के साथ में बहते हुए चले जाते हैं। तो इनका जमाव जो है कहाँ, शिवालिक की तलहटी में, या जो ढलान होता है। तो ये जो पहाड़ है, चूँकि शिवालिक ही क्यों है, क्योंकि सबसे जो पहले, अब उधर से निकल के आएंगे तो इधर सबसे बाद में जो है शिवालिक श्रेणियाँ ही पड़ेंगी। तो शिवालिक के फूट हिल कहें इसको, फूट हिल गिरिपाद जो है, यहाँ पर जो है भावर क्षेत्र पाया जाता है। यानी कि भावर जो पट्टी है यहाँ पर पाई जाती है, पहाड़ के जस्ट एकदम पास में, जड़ में, कहीं जड़ में पाई जाती है, मतलब पहाड़ का जो जड़ है उसके पास में पाई जाती है। ठीक है। आप देखिए तराई क्षेत्र, उसके बाद में जो महीन कणों से निर्मित क्षेत्र है, ये जो बहाव में चली जाती है, पानी के समतल वाला क्षेत्र हो जाता है, इसको हम तराई क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। इसमें जो है आप देखिए तराई क्षेत्र में भी कई चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तराई क्षेत्र में जहाँ पर ये नदियों का पानी हर वर्ष या भरा रहता है या बाढ़ आती रहती है, ये जो क्षेत्र देखते हैं आप, जो नदी है, और इसमें आप इन दो ढलान देख रहे हैं, ये ढलान है, ये इधर ढलान है। तो कभी जब नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ यहाँ तक खूब भर जाता है पानी, यहाँ तक, ये जो ढलान देख रहे हैं यहाँ तक पानी आपका भर जाएगा। ठीक है। लेकिन ये जो पट्टी आप देख रहे हैं, ऊंची पट्टियाँ, ये जो दोनों तरफ ऊंची पट्टियाँ, यहाँ पर बाढ़ नहीं जाती। मतलब ये जो नदी आप देख रहे हैं, तो नदी अपनी जगह पर जा रही है, लेकिन जब कभी इनमें बाढ़ आती है, हर साल आती हैं लगभग बाढ़ें, तो ये बाढ़ें आने पर ये जो ढलान जैसा देख रहे हैं आप, ये वाला ढलान जो है, ये ढलान वाला एरिया जो है, क्षेत्र है, यहाँ पर पानी भर जाता है। लेकिन कुछ क्षेत्र जो है ना, यहाँ पर नहीं भरता पानी। तो एक समझने के लिए, जहाँ तक बाढ़ का पानी भर जाता है तो ये एरिया इतना कवर हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे खादर। ये हमारा क्या हो जाएगा, खादर क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ संभावित है, यहाँ बाढ़ आ सकती है। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़ की कोई संभावना नहीं है। ये वाला क्षेत्र जो है, बाढ़ की कोई संभावना नहीं है। तो ये क्षेत्र बनता है किससे, ये कहलाता है बांगर, या भांगर कहीं लिखा जाता है। तो ये बांगर क्षेत्र होता है। बांगर क्षेत्र यानी कि यहीं पर जो मिट्टियों का निर्माण होता है, तो बांगर मिट्टी और ये खादर मिट्टी बोली जाती है यहाँ पर। तो खादर मिट्टी नवीन मिट्टी होती है ये, और ये हर साल उपजाऊ मिट्टी होती है, चूँकि हर साल इस पर बाढ़ आती रहती है। और ये जो बांगर मिट्टी है, ये पुरानी मिट्टी होती है, और ये अनउपजाऊ टाइप की मिट्टी होती है। ठीक है। इसमें जो है उर्वरता की कमी पाई जाती है। खादर जो है नवीन मिट्टी होती है, और ये काफ़ी उपजाऊ होती है। तो इतनी बातें इससे समझ में आ गई होंगी आपके, आशा है मुझे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा कश्मीर एवं तिब्बत, दूसरा है नेपाल एवं तिब्बत, तीसरा है लेह एवं श्रीनगर, चौथा ऑप्शन है लेह एवं कारगिल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है। देखिए, आइए मैप में इसको समझते हैं। ये हैं जोजिला दर्रा, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, एक जोजिला दर्रा है, ये लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है। यहाँ पर एक काराकोरम दर्रा है, ये जो बनिहाल दर्रा है आप देख रहे हैं, जो बनिहाल दर्रा है, ये इसको पूछा जाता है, ये कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। ठीक है। बनिहाल दर्रा, यहीं पर जवाहर सुरंग भी है। कौन सी सुरंग है, जवाहर सुरंग। ठीक है। अगला प्रश्न है, K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का हिमालय, दूसरा है काराकोरम, तीसरा है जास्कर, चौथा है पीर पंजाल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला की ये चोटी। ये है K2 गॉडविन ऑस्टिन श्रेणी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दे रखा है, जो ये श्रेणी यहाँ पर स्थित है काराकोरम श्रेणियों में। ठीक है। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये है आपका K2, एक K2 पर्वत है, ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 8,611 मीटर है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन देखा है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, मकालू, दूसरा है कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, तीसरा ऑप्शन रखा है कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, चौथा ऑप्शन रखा है एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कंचनजंगा, फिर मकालू है, एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है। यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर, पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर ये क्रम है। आइए समझते हैं इसको। आइए मैप में समझते हैं हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो इस तरीके से हम दिशा देख लें, ये पूरब से पश्चिम की ओर, ये पूरब से
पश्चिम की ओर हम चलेंगे। तो सबसे पहले पूरब से पश्चिम की ओर चलने पर, हालांकि नामचा बरवा है लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, हमारे पास है यहाँ पर ये जो चोटी सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा। ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में कंचनजंगा। उसके बाद में आएगा हमारे पास मकालू, ये मकालू पर्वत। उसके बाद में है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। फिर अन्नपूर्णा, यानी अन्नपूर्णा का नाम जो इधर दे रखा है, देखिए आप अन्नपूर्णा देख सकते हैं, ये अन्नपूर्णा यहाँ स्थित है। फिर है धौलागिरी, फिर है नंदा देवी, और उसके बाद जास्कर श्रेणियाँ हैं, फिर K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कौन सा पहले हो जाएगा, इसमें जो नामचा बरवा का नाम नहीं दिया है तो इसको छोड़ देते हैं। फिर कंचनजंगा, यानी पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो कंचनजंगा पहले पड़ेगा, फिर उसके बाद मकालू पर्वत, फिर है माउंट एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, नंदा देवी, जास्कर और K2, इस तरीके से जाएंगे। अगर यही पश्चिम से पूरब की ओर जाना हो तो पश्चिम से पूरब की ओर तो सबसे पहले इधर हमारा पड़ेगा इधर K2, उसके बाद नंदा देवी, धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, फिर नामचा बरवा। ये पूरब में, सबसे पूरब में नामचा बरवा है, बरवा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।